हम लोग जो कुछ भी अपने भोजन में ग्रहण करते हैं, फूड के फॉर्म में जो कुछ भी हम खाते हैं, उसमें 6 चीज़ें होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, 6 चीज़ कौन कौन सी? 6। ठीक है, 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर मैं बैलेंस डाइट की बात करूँ, ठीक है, बैलेंस भोजन की बात करूँ, तो 6 चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, वसा 3 ये हो गया, विटामिन होना चाहिए और मिनरल होना चाहिए 5। छठवां क्या है? जल। जल ही जीवन है। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें बहुत इसेंशियल हैं। इसमें से ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में हम खाते हैं, जबकि मिनरल और विटामिन की आवश्यकता बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, बहुत कम क्वांटिटी में होती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में विटामिन हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, डिफ्रेंशिएशन के लिए और बहुत सारे अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। रेदर की बहुत ही कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, थोड़ी मात्रा में, लेकिन आवश्यकता होती है। और रेगुलर हमारे भोजन में विटामिन होना चाहिए। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर जैसे हम एक साथ बहुत सारे मल्टीविटामिन का टेबलेट खा लिए या मल्टीविटामिन बहुत सारे ले लिए तो क्या होगा? ठीक है, उससे नुकसान होगा। नुकसान ये कि कुछ विटामिन की अधिकता से, ठीक है, हाइपर विटामिनोसिस से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और दूसरा ये कि आवश्यकता से अधिक जो विटामिन रहेगा वो हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होता है। विटामिन जितनी आवश्यकता होती है उतना ही हमारा शरीर ग्रहण करता है, लेता है और बाकी को बाहर निकाल देता है। कुछ एक विटामिन हैं जो हमारे शरीर के लीवर में या कुछ भागों में कलेक्ट होकर या संग्रहित होकर रहती हैं कुछ समय के लिए, जो जैसे विटामिन डी हो गया है, ए हो गया, ठीक है, कुछ मात्रा में, ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसलिए हमको रेगुलर जब हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में, डाइट में रेगुलर विटामिन प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1 बाय 1 हम लोग विटामिन के बारे में बात करेंगे। बिफोर दैट, विटामिन को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। एक फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो जो फैट सॉल्युबल, इनके विलेयता के आधार पर, इनके सॉल्युबिलिटी के आधार पर कि किस में घुलेंगे, वाटर में घुलेंगे कि फैट में घुलेंगे। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो 4 हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 जो है फैट सॉल्युबल हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा कि जितने भी विटामिन हैं, मतलब मेनली विटामिन बी ग्रुप हो गया और विटामिन सी, ये जल में विलय होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो अपने आप में ये क्वेश्चन है कि कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है और कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले से हमने बोर्ड पर लिख के रख लिया हुआ है, बिकॉज कई सारे छात्रों का ये कंप्लेन था कि सर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, मतलब आप लिखते भी हैं फिर समझाते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इन सारे पॉइंट को हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे। और विटामिन से आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, विटामिन से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन ए, इसका नाम है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल, ओल मतलब अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल से आया है ये ओल शब्द। तो रेटिनॉल, ठीक है, बीटा कैरोटीन से बनता है। ठीक है, विटामिन ए का प्रीकर्सर क्या है अगर पूछा जाता है तो दैट इज बीटा कैरोटीन, जो कि सामान्यतः पीले कलर के फलों में, ठीक है, येलो कलर के फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है। जैसे कि एक इसमें है कैरेट। अब बोलोगे सर कैरेट तो गाजरी कलर का होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैरेट से या गाजर से विटामिन ए प्राप्त होता है, बीटा कैरोटीन, जो कि विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। अगर मैं बात करूं इसके फंक्शन की, विटामिन ए का जो फंक्शन है, तो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे शरीर में। हमारे आंखों में, आइज में ये पिगमेंट का निर्माण करता है। पिगमेंट कौन कौन से? रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन। ठीक है, तो आंखों में पिगमेंट का फॉर्मेशन, और दूसरा हमारे शरीर में जो उपकला ऊतक होती है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसके ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में, वृद्धि और विभेदन में ये विटामिन ए मदद करता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में। विटामिन ए की कमी से 3 इंपॉर्टेंट बीमारियां होती हैं। विटामिन ए की कमी से, डेफिशिएंसी से 3 इंपॉर्टेंट बीमारियां होती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग रतौंधी भी कहते हैं, रतौंधी, हिंदी में इसे रतौंधी कहा जाता है, नाम से पता चल रहा है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि व्यक्ति को रातें को नहीं दिखेगा। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसमें विटामिन ए की कमी है और उसको नाइट ब्लाइंडनेस है, तो कम रोशनी में, डिम लाइट में उसको नहीं दिखेगा। ठीक है, पहले के ज़माने में रात को, है ना, आजकल तो बहुत सारे लाइट, अलग अलग लाइट जलते हैं, तो रात को भी अच्छी रोशनी रहती है, लेकिन पुराने समय में रात को रोशनी कम रहती थी, है ना कम रहती थी, मतलब इतने लाइट्स वगैरह अवेलेबल नहीं रहते थे, तो रोशनी कम रहती थी। तो कम रोशनी में या डिम लाइट में ऐसे व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। इस बीमारी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा है, अब एक कंफ्यूज मत होइएगा, एक कलर ब्लाइंडनेस भी आपने सुना होगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को लाल और हरा कलर में विभेद करने में दिक्कत होती है। दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, और वो अनुवांशिक बीमारी है।
ठीक है। और आनुवांशिक बीमारी को ऐसा कोई मेडिसिन या दवाई देकर ठीक नहीं किया जा सकता, जबकि किसी को विटामिन ए की कमी रहेगी तो आप विटामिन ए का सिरप वगैरह उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस आनुवांशिक बीमारी है जिसमें रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएशन में, अलग करने में, विभेदित करने में दिक्कत होती है व्यक्ति को, ठीक है। वो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, आनुवांशिकता में पढ़ेंगे। यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा है जीरोप्थैल्मिया, ठीक है। तो इसमें आप देखो ऑप्थेल एक शब्द क्या है, ऑप्थेल, है ना। ऑप्थेल जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, आंख के डॉक्टरों को कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। तो जीरोप्थैल्मिया में क्या होता है कि जो व्यक्ति है, जो जीरोप्थैल्मिया जिसको होगा, उसकी आंखें जो है वो ड्राई हो जाएंगी। आंख क्या हो जाएगा, ड्राई, तो ड्राई आई, ठीक है, सूख जाएगा। अब आंख क्यों ड्राई हो गया, आंख को नम किसने बना के रखा था, तो टीयर जो होता है, लगातार जो आंख के ऊपर एक टीयर का लेयर होता है, टीयर में लाइसोजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है। तो आंख का नम होना जरूरी है, ऐसे आंखों में नमी है ऐसा बोलते हैं, तो है ना, आंख का नम होना या वेट होना जरूरी है। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आंख ड्राई हो सकता है, सूख सकता है, सूख जाएगा, ठीक है, जिससे दिक्कत हो सकती है, विभिन्न प्रकार के संक्रमण या इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि आंख अगर ड्राई होगा तो वहाँ टीयर नहीं होगा, टीयर नहीं होगा तो लाइसोजाइम नहीं रहेगा, तो बैक्टीरिया वगैरह अटैक कर सकते हैं, ठीक है। आजकल ब्लैक फंगस बहुत चला है ना, आजकल ब्लैक फंगस बहुत चला हुआ है। एनीवे, तीसरा बीमारी है किरेटोमेलेसिया। देखिए इसमें किरेटो शब्द आया है किरेटिन से, है ना, और किरेटिन आप लोग जानते होंगे आपकी स्किन में, है ना, आपके त्वचा में, आपके हेयर्स में किरेटिन प्रोटीन होता है। तो इस किरेटोमेलेसिया में क्या होता है, व्यक्ति का जो स्किन है ना, त्वचा जो है ये ड्राई हो जाता है, देखो शुष्क हो जाता है, शुष्क त्वचा रहेगा, ड्राई स्किन रहेगा, एकदम शुष्क हो जाएगा इसको त्वचा। तो ये तीन चीजें आप लोग को ध्यान रखना, तीन बीमारियां, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया और किरेटोमेलेसिया, किसकी कमी से होते हैं, विटामिन ए की कमी से होते हैं, ठीक है। दूसरा विटामिन है विटामिन डी, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, इसको कॉमनली बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ये प्राप्त कहाँ से किया जाता है, कॉड लिवर ऑयल या फिश लिवर ऑयल बोलते हैं, ठीक है, मछली के तेल, सामान्यतः इसको बोला जाता है मछली का तेल, ठीक है। हमारे शरीर में इसका निर्माण हमारे त्वचा में सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल से हो सकता है, ठीक है। हमारे स्किन में, हमारे त्वचा में इसका फॉर्मेशन होता है। इसलिए देखिएगा बड़े बुजुर्ग ये सलाह देते हैं कि धूप में जाना चाहिए, धूप में रहना चाहिए, धूप का एक्सपोजर लेना चाहिए, है ना। तो हम लोग तो जो बड़े लोग होते हैं वो लोग तो बाहर जाते रहते हैं घरों के, तो छोटे बच्चों को आप देखिएगा, है ना, धूप दिखाया जाता है। धूप दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मई जून के नौतप्पा के समय है तो गर्मी में बाहर दिखाओ, सुबह या शाम को, है ना, मॉर्निंग के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे उनको धूप में दिखाया जाता है, ताकि उनके शरीर में, स्किन में विटामिन डी का निर्माण हो सके, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अब इसका फंक्शन देखते हैं हम लोग। तो जो विटामिन डी है ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। देखिएगा सबका रिलेशन होता है ना। विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब आप बताइए कि कैल्शियम और फास्फोरस की सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में आवश्यकता किसको होती है, तो बोन को होती है, हड्डियों को होती है। बिना कैल्शियम और फास्फोरस के हमारे शरीर में हड्डियों का ग्रोथ नहीं होगा, हड्डियों का निर्माण सही तरीके से नहीं होगा। मतलब अगर कहीं विटामिन डी का कमी हुआ, कैल्शियम का कमी हुआ, फास्फोरस का कमी हुआ, तो प्रॉब्लम किधर होगा, हड्डियों में प्रॉब्लम होगा। तो विटामिन डी की कमी से दो बीमारियां होती हैं, एक रिकेट्स जो कि चिल्ड्रंस में होता है, बच्चों में, एग्जाम में पूछा जाता है कौन किस में होता है, याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स, तो उनका पैर वगैरह जो होता है ना थोड़ा मुड़ जाता है, ठीक है। और इलाज में वही धूप दिखाइए या फिर विटामिन डी का सिरप पिलाइए। और बड़ों में, वयस्कों में, एडल्ट में क्या होता है, ऑस्टियोमेलेसिया, है ना, इतना एडल्ट एलटी होगा, है ना। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में होता है, चिल्ड्रंस में होता है। बोन का ही बीमारी है, बोन डिफॉर्मिटी होती है, बोन जो होता है असामान्य हो जाता है, एबनॉर्मल, क्योंकि विटामिन डी का काम क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण कराना, एब्जॉर्प्शन कराना। क्लियर है। तो ऑस्टियोमेलेसिया एडल्ट्स में होता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे और इंपॉर्टेंट विटामिन ई, है ना। आप देखिएगा विटामिन ई, है ना, इसका नाम है टोकोफेरॉल। देखो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, विटामिन ए है उसमें भी ऑल लगा है, विटामिन डी है उसमें भी ऑल लगा है, और विटामिन ई है इसमें भी ऑल लगा है, तो इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। और सामान्यतः इसको बोला जाता है एंटी स्टेरिलिटी या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, ठीक है। तो अब देखो आपको कहाँ देखने को मिलेगा विटामिन ई। अच्छा, आपके घरों में ना एंटी एजिंग क्रीम होगा, जो है ना उम्र ऐसे बोलते हैं कि उम्र बढ़ने के प्रभाव को कम कर देता है ना। चेहरे से देख के उम्र पता नहीं चलती, जैसे बॉलीवुड में आप जैसे
बहुत सारे हीरोइन लोग को देखना, उम्र 45 साल हो गया, 50 साल हो गया। रेखा जी को आप देख लीजिए, है ना, रेखा जी, है ना, अभी भी कितने यंग लगते हैं वो, है ना, कितने यंग देखने से लगते हैं। तो उम्र बढ़ने के प्रभाव को रोक देता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, है ना। स्टेरिलिटी का मैं बता रहा हूँ अभी आपको। तो है ना, जैसे एक क्रीम का एडवर्टीजमेंट मैं देखा हूँ टीवी में बहुत आता रहता था, वो 5 प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसमें भी ना हो सकता है, ठीक है, हम हमारे घर में ये सब प्रयोग नहीं करते हम लोग। तो 5 प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन, उसमें भी होगा विटामिन ई, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग बोलते हैं इसको, है ना, क्योंकि एजिंग के प्रभाव को, है ना, वयता के प्रभाव को, उम्र बढ़ने के प्रभाव को कम कर देता है, ठीक है। आजकल टीवी वाले भी इस तरीके का एडवर्टीजमेंट बनाते हैं कि उसमें थोड़ा सा साइंस डाल देते हैं, जिससे कि आप लोग को ऐसा वो इफेक्टिव लगे, प्रभावी लगे। तो एंटी स्टेरिलिटी क्या होता है मैं बता रहा हूँ। एंटी स्टेरिलिटी, स्टेराइल शब्द का मतलब होता है बंध होना, ऐसे व्यक्ति, ठीक है, बांझ या बंध होना, ऐसे व्यक्ति जिसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता ना हो किसी भी कारण से। स्टेरिलिटी में आपको अलग से पढ़ाऊंगा कि स्टेरिलिटी होता क्या है, इसके कौन कौन से कारण हैं। अब ये मेल में हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है, ठीक है, मेल में भी स्टेरिलिटी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। बांझ शब्द प्रयोग करो तो ऐसा लगता है कि फीमेल में ही होगा स्टेरिलिटी, फीमेल ही स्टेराइल होगी, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मेल भी स्टेराइल हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो विटामिन ई, ठीक है, अगर इसकी कमी होगी तो व्यक्ति, है ना, स्टेराइल हो सकता है, स्टेरिलिटी, है ना, ये से कमी से क्या होता है, स्टेरिलिटी, बांझपन या बंध्यता, मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, चाहे कारण कोई भी हो, चाहे उसका स्पर्म न बन रहा हो, चाहे फीमेल है तो उसका ओम न बन रहा हो, कारण कोई भी हो, कारण हम लोग स्टेरिलिटी में डिस्कस करेंगे। तो विटामिन ई से संबंधित याद रखिएगा, नाम है टोकोफेरॉल, एंटी स्टेरिलिटी, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बोलते हैं, और इसकी कमी से क्या होता है, स्टेरिलिटी या बंध्यता। अब आ जाते हैं विटामिन के पे, फैट सॉल्युबल ये चौथा विटामिन है, विटामिन के। अब देखिएगा फाइलोक्विनोन, और भी इसके नाम होते हैं, ठीक है, विटामिन के और भी अदर नाम है, मेनाक्विनोन इत्यादि। तो इसमें क्विनोन शब्द मिलेगा आपको, क्विनोन शब्द, ठीक है, फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन। वैसे नाम कभी भी विटामिन ए का कहीं पे पूछा नहीं गया है, जहां भी पूछा गया है विटामिन के नाम से ही पूछा गया है, ठीक है। ये एंटी हीमोरेजिक विटामिन है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, कभी भी हमको चोट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, कहीं पे कट जाता है, फट जाता है, ठीक है, तो थोड़ी देर तक वहाँ पे रक्त स्त्राव होता है, ब्लीडिंग होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो रक्त स्त्राव बंद हो जाता है, ब्लीडिंग बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो गया, ब्लड का थक्का जम गया। तो क्लॉट जमने के लिए, थक्का जमने के लिए कुछ क्लॉटिंग फैक्टर की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट रहते हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर के निर्माण के लिए इस विटामिन के की आवश्यकता होती है। जो क्लॉटिंग फैक्टर है, जो थक्का जमाने के लिए कारक हैं, उसके निर्माण के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो यदि मान लीजिए कि विटामिन के की कमी होगी तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, क्लॉट नहीं होगा तो फिर लगातार बहेगा, ठीक है। तो विटामिन के की कमी से होता है सीवियर ब्लीडिंग। विटामिन के की कमी से क्या होता है? सीवियर ब्लीडिंग। मतलब ये है कि अत्यधिक रक्त स्त्राव, विटामिन के की कमी से होता है सीवियर ब्लीडिंग। आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अत्यधिक रक्त स्त्राव। क्यों? क्योंकि रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी हीमोरेजिक विटामिन। हीमोरेजिक का मतलब क्या होता है? हीमोरेजिया का मतलब होता है बेटा इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग, आंतरिक रक्त स्त्राव को जनरली हीमोरेजी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। हेमरेज बोला जाता है इंटरनल जो ब्लीडिंग है, ठीक है, आंतरिक रक्त स्त्राव के लिए। देखिए ये ज़्यादा खतरनाक होता है, जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो ज़्यादा खतरनाक है। कैसे? कि भाई एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगा वो हमको दिखेगा, शरीर में कहीं पे बाहर में चोट लगेगा, शरीर के कहीं पे किसी भाग में चोट लगता है, खून बहेगा तो वो दिखेगा, तो हम अपने तरीके से उसको दबाएंगे, गोबर लगाएंगे, जो भी है ना, गांव देहात में जो भी इलाज करते हैं उसका विभिन्न प्रकार का। खुद हमारे पैर में चोट लगा था, हम गाँव में थे तो गोबर लेप दिए थे उसमें। उस समय छोटे थे तो जानते नहीं थे क्या इलाज क्या होगा, पैर में बहुत खतरनाक चोट लगा था, है ना, वो खेलते खेलते तो गोबर लेप दिए थे उसमें। तो अब डॉक्टर बन गए हैं तो अब ये सब काम तो थोड़ी करेंगे कि गोबर लिख देंगे, लेकिन ठीक है वो भी इलाज के एक माध्यम है ना, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है ना। अब आजकल बड़ा विवाद फंसा हुआ है आयुर्वेदिक वालों का और एलोपैथी वालों का, तो अपनी जगह दोनों सही हैं, ठीक है। खैर ठीक हो गया वो, है ना, वो तो ठीक हो गया, राइट। एनीवे, तो वो सब नहीं करने की जरूरत पड़ती है। तो एक्सटर्नल जो ब्लीडिंग होता है, बाहर में जो ब्लीडिंग होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। सॉरी, बाहर में जो ब्लीडिंग होता है वो हमको दिखता है, वो कम खतरनाक है, लेकिन शरीर के अंदर में कहीं पे वो रप्चर हो गया, है ना, कोई आर्टरी रप्चर हो गई, कोई वेन रप्चर हो गया, ठीक है, फट गया, है ना, तो ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि हमको दिखेगा नहीं, है, जब तक पता लगेगा, ठीक है, जब तक अस्पताल लेके जाएंगे मरीज को तब तक कोमा में जा चुका होगा। जैसे कि ब्रेन हेमरेज सुना होगा, हेमरेज, देखो इंटरनल ब्लीडिंग है ना, ब्रेन हेमरेज आपने सुना होगा, कॉमन एक है ना हेमरेज के नाम से। तो उसमें क्या होता है, ब्रेन का जो है हमारे दिमाग का कोई नस फट जाता है, जो नस फट जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, नस फट
फट जाता है। नस फटने से अंदर ही अंदर में खून बहने लगता है, फिर वो अंदर अंदर में खून बहेगा, फिर थक्का जम जाएगा, ठीक है। तब तक अस्पताल लेके जाओगे, पेशेंट कोमा में, कोमा से कभी उठेगा ही नहीं। ऐसा हो जाता है, कई बार बच भी जाते हैं, डिपेंड करता है कब हॉस्पिटल पहुंचे और कितना ब्लीडिंग हुआ है, तो ये ज़्यादा खतरनाक है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन के बारे में, ठीक है। इसका नाम फाइलोक्विनोन है, एंटी हिमोरेजिक विटामिन बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के संश्लेषण में ये महत्वपूर्ण है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण करता है, इसलिए इसके कमी से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, जिसके कारण से क्लॉटिंग नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन, है ना। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी ग्रुप आता है, पूरा विटामिन बी ग्रुप, और विटामिन सी आता है, क्लियर है। अब देखो, ठीक है। अब बोलोगे सर इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो, या वीडियो जो बहुत लंबा हो जाता है ना तो आप लोग स्किप कर देते हो, देखते नहीं हो, ठीक है। हमको तो पता चल जाता है ना कितने मिनट देख रहे हो आप लोग, है ना, तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए विटामिन B1, इसका नाम है थियामिन। देखिए महत्वपूर्ण चीज़ों को करेंगे, बहुत ज़्यादा PhD नहीं करना है हमको, ठीक है। मैंने कहा कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर आप बैठेंगे, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा बस, ठीक है। तो विटामिन B1 है, इसका नाम है थियामिन, इसके कमी से होता है बेरी, ठीक है। बस इतने ही याद रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। कभी नहीं पूछेगा किसी परीक्षा में कि बेरी के लक्षण क्या है, लेकिन आपके दिमाग में कीड़ा काट गया कि सर बेरी के लक्षण क्या है, ठीक है। तो वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि बेरी के लक्षण क्या है, ठीक है। तो विटामिन B1 थियामिन बेरी, इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगेगा। जो पेशेंट है जिसमें विटामिन B1 की जिसको कमी होगी, है ना, थियामिन की कमी होगी, उसको भूख नहीं लगेगा, उसको थकान, अरे भूख नहीं लगेगा तो खाना नहीं खाएगा, जल्दी थकेगा ना, तो फैटिग मतलब होता है थकान, है ना, थकान होगा, जल्दी थक जाएगा, ठीक है। भूख नहीं लगेगा, इसको भूख जो है इसका मर जाएगा, ठीक है। लकवा पैरालिसिस, बहुत सीवियर कंडीशन में बहुत लंबे समय से ये है तो उसको लकवा मार जाएगा। आप लोग जानते हैं जैसे हाफ पार्ट का लकवा मार गया, ठीक है, तो उसको लकवा मार सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। ये सब नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा सिंपल विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, बीमारी का नाम बताइए, बेरी आंसर करो, निकलो वहां से, ठीक है। दूसरा विटामिन B2, ठीक है, B2 राइबोफ्लेविन इसको बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। तो ये जो है कोएंजाइम का घटक है, बहुत सारे कोएंजाइम आपने पढ़े होंगे, जैसे कि FMN, FAD, ये हायर न्यूक्लियोटाइड है, जिसको हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, जैव अणु में। तो ये हायर न्यूक्लियोटाइड है, इसमें कोएंजाइम में ये पाया जाता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें जो फ्लेविन है ना, ये फ्लेविन यही राइबोफ्लेविन है, ठीक है, मतलब ये कोएंजाइम का घटक है, ऐसे करके आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। हायर न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये, इसकी कमी से क्या होता है, चिलोसिस, ठीक है। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है, चिलोसिस में क्या होता है, जो व्यक्ति है अगर उसको उसके माउथ का, मुख का, है ना, ये जो कॉर्नर किनारे देखने से फट जाएगा, कॉर्नर माउथ का जो कॉर्नर है फट जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा फट गया है, रप्चर हो गया है साइड में, माउथ के कॉर्नर में, ऐसे बीच में नहीं, माउथ के कॉर्नर में क्या हो जाएगा, इसका क्रैक हो जाएगा, क्रैक बोलते हैं, क्रैक ऑन कॉर्नर ऑफ माउथ, ठीक है। इतना याद रखिएगा, सीधे याद रखना है राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है, चिलोसिस, ठीक है। राइबोफ्लेविन की कमी से चिलोसिस होता है। फिर विटामिन B3 है, जिसको सामान्यतः हम लोग निकोटिनामाइड या नियासिन के नाम से जानते हैं। अब परीक्षा में पूछा जाता है कि विटामिन B3 का निर्माण कैसे होता है, विटामिन B3 का, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि बीटा कैरोटीन से विटामिन A का निर्माण होता है। अब सबका नहीं निर्माण याद रखना है, ठीक है। मैंने कहा PhD करने के लिए नहीं बैठे हो आप लोग, ठीक है, PhD करने के लिए कहीं और जाइएगा, ठीक। तो विटामिन B3 का निर्माण होता है ट्रिप्टोफैन से, है ना, ट्रिप्टोफैन सुने हो कहीं पे, ट्रिप्टोफैन एक प्रकार का अमीनो अम्ल है, सबसे जटिल अमीनो अम्ल, ठीक है। जैसे सबसे सरल अमीनो अम्ल ग्लाइसिन होता है, उसका संरचना सबसे सिंपल होता है, एकदम सिंपलेस्ट, उससे सरल कुछ नहीं होता है, ठीक है। और सबसे जटिल, सबसे कॉम्प्लेक्स संरचना देखा जाए तो किसका होता है, ट्रिप्टोफैन का होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे जटिल अमीनो अम्ल कौन सा है, सबसे कॉम्प्लेक्स संरचना किस अमीनो अम्ल का है, तो वो क्या है, ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन से ही किसका निर्माण होता है, निकोटिनामाइड या नियासिन का, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो निकोटिनामाइड है ये भी, है ना, बहुत सारे कोएंजाइम में पाया जाता है, NAD और NADP, ऐसा आपने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चैप्टर में बहुत सारा कोएंजाइम पढ़ा होगा, ठीक है। NAD NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी कोएंजाइम है, ये प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब इसकी कमी से क्या होता है, सीधे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, पेलेगा, ठीक है, क्या होता है, पेलेगा, है ना। तो इसकी कमी से होता है, निकोटिनामाइड की कमी से पेलेगा होता है, और पेलेगा में क्या होता है, डायरिया और डिमेंशिया, ठीक है। पेलेगा में आदमी पिला जाएगा, कैसे पिला जाएगा, डायरिया हो जाएगा उसको, है ना, डायरिया मतलब दस्त लग जाएंगे उसको, बार बार जाना पड़ेगा, ठीक है। और डिमेंशिया मतलब सजनी बन गया गजनी,
समझ में आ रही बात, ठीक है। डिमेंशिया मतलब सजनी बन गया गजनी, मतलब डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी हो जाएगी, उसको छोटी छोटी चीज़ों को रख के भूल जाएगा। जैसे कि है ना, अब ये मत बोलना कि सर मैं चाबी रख के भूल जाता हूँ तो क्या मेरे को डिमेंशिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये है ना, ये बीमारी है, क्लियर है। विटामिन B3 निकोटिनामाइड नियासिन की कमी से होने वाली बीमारी है पेलेग्रा, ठीक है। और इसके लक्षण है डायरिया और डिमेंशिया, ठीक है। लक्षण कभी नहीं पूछा जाएगा, आपके दिमाग का कीड़ा को शांत करने के लिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि फिर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर ये क्या होता है वो क्या होता है ना। अब अगला आ जाता है फोलिक एसिड, है ना। फोलिक एसिड का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, कोशिकाओं में या सेल के अंदर में डीएनए के संश्लेषण के लिए, डीएनए के सिंथेसिस के लिए फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, परीक्षा में ये पूछा जाता है। इसके कमी से देखिए, अब आगे मैं आपको आरबीसी पढ़ाऊंगा कभी, है ना, तो आरबीसी में मैं बताऊंगा आरबीसी के, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उसके संश्लेषण के समय, उसके सिंथेसिस के समय फोलिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर फोलिक एसिड नहीं होगा तो उसका प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होगा आरबीसी का, ठीक है। तो याद रखिएगा, फोलिक एसिड की कमी से ना एनीमिया होता है, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ऐसे नहीं तो एनीमिया भी याद रखिएगा, क्योंकि ब्लड में अगर आरबीसी नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे कि एनीमिया हो चुका है, ठीक है। इसमें जो आरबीसी होते हैं वास्तव में उनकी साइज जो होती है बढ़ जाती है, लार्ज रहते हैं, ठीक है, लार्ज हो जाते हैं आरबीसी, है ना, इमेच्योर होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आरबीसी है जब मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तभी उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। जब वो इमेच्योर रहेगा ना तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, फोलिक एसिड, ठीक है, आवश्यकता क्यों होती है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए होती है, और इसकी कमी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। अगला है हमारा विटामिन B12, इसको हम लोग सामान्यतः बोलते हैं साइनोकोबालेमिन। देखो साइनोकोबालेमिन, ठीक है, इसमें कोबाल्ट होता है। क्या होता है इसमें, एग्जाम में पूछा जाता है इसमें कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट एक धातु है, एक मेटल है, जो कि इसमें पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है, जिसका नाम साइनोकोबालेमिन है, कोबाल्ट होता है, ठीक है। इसका कोई प्लांट सोर्स नहीं है, मतलब किसी भी प्लांट, अब वेजिटेरियन लोग टेंशन में आ गए कि हमको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। एनिमल सोर्स है इसका, एनिमल सोर्स कौन सा है इसका, मीट है, चिकन है, लिवर है। तो जो लोग है ना नॉन वेजिटेरियन है उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब है ना, इसका कोई नॉन ऐसे प्लांट सोर्स नहीं है, पादप इसका कोई ऐसा सोर्स नहीं है। मिल्क वगैरह में पाया जा सकता है, मिल्क भी तो एनिमल से प्राप्त करते हैं ना भाई, मिल्क है, दूध जो है ना, वो एनिमल से प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पे ये मिल सकता है। तो वेजिटेरियन लोग को टेंशन लेने का नहीं है। इसकी भी कमी से, विटामिन B12 की कमी से भी क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। विटामिन B12 की कमी से याद रखिएगा पर्नीशियस एनीमिया होता है, ठीक है। इसकी आवश्यकता जो होती है विटामिन B12 की डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए होती है, इसीलिए इसके कमी से एनीमिया होता है। आरबीसी के परिपक्व होने के लिए भी विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, विटामिन B12 का जो अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। विटामिन B12 का अवशोषण हमारे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले भाग में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, विटामिन B12 का अवशोषण हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले भाग में, ठीक है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर की मदद से होता है। किसे होता है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। अब एक कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का स्त्रावण स्टमक में होता है। स्टमक में कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन होता है और उसकी मदद से विटामिन B12 का अवशोषण होता है। अब विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण में हेल्प करते हैं। देखिए, तो एक लंबा क्वेश्चन जनरेट हो जाता है इससे, क्लियर है। कमी से क्या होगा, इसमें पर्नीशियस एनीमिया होगा। एनीमिया का वही लक्षण रहेगा, फैटिग रहेगा, फैटिग मतलब जल्दी जल्दी उनको थकान हो जाएगा, कमजोरी होगा, वीकनेस हो जाएगा, एनीमिया के जो लक्षण होते हैं। अब सबसे अंतिम है ना, विटामिन C, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C को सामान्यतः कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट मतलब हो गया आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, है ना, लेमन, ऑरेंज, ठीक है, इनमें ये विटामिन C पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आजकल तो कोरोना जब हुआ था, देखिए विटामिन C का कितना डिमांड बढ़ गया था, है ना, उसके इलाज के लिए भी देते थे। एक्चुअली जो विटामिन C है हमारे शरीर में कोलेजन, ठीक है, कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करता है और घावों को भरने में हेल्प करता है। वुंड हीलिंग बोला जाता है जिसको, ठीक है, घावों को भरने में, कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में, कहीं पे चोट लग गया, घाव बन गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो घाव स्थायी रूप से रहेगा। घाव को भरने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन C की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन C की कमी होगी तो घाव जल्दी नहीं भरेगा। समझ में आ रही बात, विटामिन C की कमी से घाव, वुंड हीलिंग क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, फिर, है ना। अब इसके कमी से देखिए, विटामिन C की कमी से एक रोग मैंने लिखा हुआ है स्कर्वी, वो आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसके विटामिन, आप सुन लीजिए, विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है ना,
व्यक्ति का जो दांत होता है लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, टीथ जो है क्यों ढीले हो जाते हैं, क्योंकि मसूड़ों में है ना, मसूड़ों में प्रभाव पड़ता है, इसके मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। जो गम्स हैं उसे खून भी निकलने लगता है, ठीक है। गम्स जो मसूड़े हैं उनसे खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग होती है, उसको ब्लीडिंग गम बोला जाता है। अब गम या मसूड़ों से खून निकलेगा तो दांत जो है ढीले हो जाएंगे, ऐसे ऐसे गिर भी सकते हैं, दांत गिर जाएगा, इमेजिन करिए, ठीक है। कि कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि आपका ये दांत नहीं है, ठीक है, आप इमेजिन करिए खुद के, है ना, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो उससे फिर विटामिन सी को देने से फिर वो ठीक हो जाता है, विटामिन सी को सप्लीमेंट देते हैं। और आजकल तो मैंने बताया था कि कोरोना पे ये विटामिन सी बहुत चला है, बहुत बिका है। जो 2 रुपये का टेबलेट आता था पत्ता, वो 200 रुपये में बिका है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गया है। तो खैर, तो मेरे ख्याल से विटामिन वाले ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, आप नीट का परीक्षा देने जाएंगे, 11th का 12th का देने जाएंगे, विटामिन से क्वेश्चन आता है तो इससे आपका निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या होता है, विटामिन का नाम और उसके कमी से होने वाले रोग, ये बस ध्यान रखिएगा कि विटामिन का नाम क्या है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। लक्षण कभी नहीं पूछा जाता है, एक सामान्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लक्षण नहीं पूछा जाएगा। लक्षण पूछा जाएगा जब आप MBBS कर रहे हैं, उसके आगे का पढ़ रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई पेलेग्रा का लक्षण क्या है, और बहुत डिटेल में पूछा जाएगा पेलेग्रा का लक्षण क्या है, या फिर बेरी का लक्षण क्या है, ठीक है, उसके इलाज क्या है, ये सारी चीज़ें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। इसके आगे कुछ हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।